कांग्रेस पर जो है परिवारवाद का आरोप लगता आया है और एक ही परिवार से लगातार विधायक मंत्री रहे। आपको क्या लगता है कि उस परिवार से इस बार टिकट कटेगा? बार बार टिकट न मिलने के बावजूद क्या आपके क्षेत्र की जनता अभी भी आपके साथ है? इस बार भी टिकट नहीं मिला तो आपकी आगे की राजनीति रणनीति क्या हो? अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अररिया प्रखंड की अगर बात करें पर ब्लॉक जाते हैं तो वहां पर सुनने में आता है कि बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार है। क्या आप मानते हैं? एकदम मानते हैं। खत्म करना किसकी जिम्मेदारी है? नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि हमने माइनॉरिटी के लिए बहुत काम किया है, जैसे कब्रिस्तान घेराबंदी हो या फिर तालीमी मरकज हो। अभी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भी बनने जा रहा है, अल्पसंख्यक छात्रावास भी बेलवा में बनने जा रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार ने धोखा किया? चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे वो ब्लॉक का मामला हो, चाहे वो नगर परिषद का मामला हो, चाहे अनुमंडल का मामला हो, जनता का जब भी कोई मामला होता है सबसे पहले मासूम रजा। कि मैं सरकार के खिलाफ कई मरतबा संघर्ष किया, मेरे ऊपर पे कई मरतबा FIR मैं डरने वाला नहीं। वो विधायक जी के बारे में तो उसी से आप पूछ लीजिए कि 10 साल में क्या किए या नहीं किए। आप ही के पार्टी के जब पार्टी के माननीय विधायक। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बिहार विधानसभा 2025 चुनाव बहुत करीब है, 4-5 महीने का ही वक्त रह गया है। ऐसे में जितने भी पार्टियां हैं सभी ने तैयारियां जोर कर दी है, सभी ने अपना कमर कस लिया है और कई सारे उम्मीदवार निकलकर सामने आ रहे हैं कई पार्टियों से। आज हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो 35 सालों से अपना योगदान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए दिया है, मासूम रजा साहब हैं मेरे साथ और इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में दावेदार भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, 2025 विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? एकदम लड़ेंगे जी। पार्टी के मुझे उम्मीद है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व मुझे उम्मीद है कि क्या मुझ जैसा कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि हमारे नौजवानों का और हमारे खास करके प्रिय नेता जन जन के नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस मरतबा जो रेस में दौड़ने वाला जो घोड़ा होगा मैं उसको रेस में ही लगाऊंगा। उन्होंने 3 तरह की घोड़े की बात कही। जो शादी का घोड़ा है उसको मैं शादी के घोड़ा में लगाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि उस रेस के घोड़ा में दौड़ने वाला में मैं सक्षम हूँ जी, मुझे उम्मीद है। और मैं अपने आला कमान पे मुझे फख्र है और मैं फख्र करता हूँ। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के मैं उस पार्टी का एक सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का और मुझे उस पार्टी का सिपाही होने के नाते मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा पार्टी वाला कमान मुझ जैसा कार्यकर्ता को मौका देगा जी। ये बताइए कि आप कितने वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और अब तक क्या क्या जिम्मेदारियां निभा चुके हैं आप? मैं 1995 से छात्र जीवन से जी NSUI जिस समय अररिया जिला के अंदर में समझिए कि एकदम पुरजोर छात्रवीन का जो लड़ाई लड़ते थे, मैं उस NSUI छात्र जीवन से मैं हूँ और मुझे लगभग 35 साल पार्टी में हो गया। और किसी पार्टी में नहीं गया? मैं किसी पार्टी में नहीं गया हूँ, ना जाने का इरादा है। मैं मरते दम तक इस पार्टी में हूँ और रहूंगा सच्चे सिपाही के तौर पे। और मुझे कई पार्टी के आला कमान मुझे फख्र है, मैं एहसानमंद हूँ मैं अपने आला कमान पर कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को बड़े बड़े पदाधिकारी बड़े बड़े जगह ऑब्जर्वर बना के भेजे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली विधानसभा अलका लंबा जी जो भी महिला सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके चुनाव में मुझ जैसा कार्यकर्ता को ऑब्जर्वर बना के भेजा, ये मेरे लिए फख्र की बात है। उसी तरह 2024 के अंदर में अभी क्या कहते हैं झारखंड के अंदर में जगन्नाथपुर विधानसभा के अंदर मुझे ऑब्जर्वर बना के भेजा है AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से और वहां भी जीत सुनिश्चित हुआ कैंडिडेट का, मुझे फख्र है। और बहुत सारे यूथ कांग्रेस में भी रहे हम, फ्लेक्सिंग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, जिस समय UPA गठबंधन की सरकार थी उस समय मैं फ्लेक्सिंग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के
जो एक समझिए मनमोहन सिंह सरकार की जो हम लोगों को चार्ट दिया गया था प्रचार प्रसार के लिए, जैसे खाने का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और इंदिरा आवास, ये सारा चीज का चेयरमैन मुझे बनाया गया था। और खास करके 2014 के अंदर में काफी हमने काम किया पार्टी के प्लेटफॉर्म से और पार्टी को काफी फायदा भी हुआ। और खास करके अभी जो 2015 से लेकर 2025 तक अररिया जैसे मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी का मैं चेयरमैन रहा। अभी मैं प्रेजेंट में पीसीसी डेलीगेट जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को वोट करने का मुझे अधिकार और मुझे मौका मिला वोट करने का। ये सब बहुत सारी चीज पार्टी के अंदर में हमारा योगदान भी रहा है। मैं पार्टी के लिए समर्पित बंदा हूँ। ये बताइए मासूम साहब कि आपने पहले भी कई बार विधानसभा टिकट मांगा लेकिन पार्टी ने क्यों नहीं दिया? आपको क्या लगता है, कारण क्या है इसका? देखिए 2010 से मैं पार्टी के टिकट के दावेदारी बना और पार्टी का एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के तहत हो सकता है पार्टी का जो फैसला हुआ और जिनको मिला और हम लोग जीत दिलाए। 2015 में भी मैं टिकट का दावेदार था और मुझे उम्मीद थी, उसमें काफी संघर्षपूर्ण हुआ और खास करके पार्टी के आला कमान ने मेरा शीर्ष नेतृत्व के नाम भेजा। मगर जो आला कमान का जो फैसला हुआ मैंने उसको लब्बैक कहा। 2020 के अंदर में आपको मैं बताना चाहता हूँ पूरे अररिया जिला के अंदर से सभी प्रत्याशी और खास करके हर पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, हर कार्यकर्ता को उम्मीद होता है कि मुझे टिकट मिले। और 2020 के अंदर में मैं स्क्रीनिंग कमेटी जो अविनाश पांडे जी थे चेयरमैन, काजी निजामुद्दीन साहब थे, देवेंद्र यादव जी थे, उन्होंने, मैं उसका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरा नाम स्क्रीनिंग कमेटी में भेजा और मैं 2 ही आदमी मेरा नाम सिर्फ गया, मेरा और माननीय विधायक जी का अबिदुर रहमान साहब का। और पार्टी ने जिसको चाहा दिया और हम लोग उसके साथ रह करके पार्टी के जो फरमान हुआ और यहाँ के प्रत्याशी को जिता के भेजा है। जी, ये बताइए कि आपने कहा 2010 से अब तक आप प्रयास में है टिकट के लिए, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जी, ऐसे सिचुएशन में देखा जाता है कि जो नेता होते हैं जो टिकट के लाइन में होते हैं, अगर पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो वो पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। और हमें जानकारी मिली है कि आपको कई पार्टियों से भी ऑफर है कि आप विधानसभा चुनाव हमारे पार्टी से लड़े, लेकिन आप कांग्रेस में बने हुए हैं, क्या कारण? देखिए मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी का जो सिपाही होता है, सच्चा सिपाही पार्टी नहीं छोड़ता। कांग्रेस पार्टी ने, आप देश के इतिहास को देख लीजिए, आजादी से पहले और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए कितना योगदान दिया। इस पार्टी का मुझे सिपाही होने पे मुझे फख्र है। खास करके मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेता 2 प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहीद हुए और मैं उस को भुला नहीं सकता। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश की समर्पित के लिए अपने शहीद हो गए। हमारे मोहतरमा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश के खातिर शहीद हुआ। मैं उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता हूं। मैं जब तक हूं देश के प्रति, संविधान के प्रति और पार्टी के प्रति मैं वफादार हूं और वफादार रहूंगा। मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी का मैं सिपाही हूं और मैं मरते दम तक कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में रहूंगा और कांग्रेस का झंडा अंतिम पड़ाव तक मैं लड़ते रहूंगा और लेते रहूंगा। ये मेरा अंतिम इच्छा है। जी, टिकट जहां तक आपने, हर कार्यकर्ता को इच्छा होती है, मगर हमारे कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम होता है, मैं उस सिस्टम से बाहर नहीं। आला कमान का जो फैसला होगा मैं उसको 100 नहीं 200 मानूंगा। मैं कांग्रेस के संविधान के मानने वाले हूं, पार्टी के संविधान के मानने वाला हूं और उम्मीद है कि इस मर्तबा जो टिकट का जो बंटवारा करेंगे और उम्मीद है कि मुझ जैसा कार्यकर्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए
और जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं उसको मानूंगा। ये बताइए कि कांग्रेस पर जो है परिवारवाद का आरोप लगता आया है और एक ही परिवार से लगातार विधायक मंत्री रहे हैं, आपको क्या लगता है उस परिवार से इस बार टिकट कटेगा? देखिए तो शीर्ष नेता ही बता सकते हैं, मगर जहां तक परिवारवाद की बात है तो ये तो जनता फैसला करेगा, जनता के हाथ में है और जनता ही मालिक है। क्षेत्र में आप लोग भी घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपके विधायक के बारे में क्या फीडबैक मिल रहा है? ये तो माननीय विधायक जी ही बता पाएंगे और जनता ही बता, मैं उसके बारे में कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। चलिए ये बताइए कि क्या आपने टिकट न मिलने को लेकर पार्टी नेतृत्व से बात की है, उनका जवाब क्या रहा? उनका जवाब इस मरतबा रहा है कि पहले के कांग्रेस पार्टी में और अभी के कांग्रेस पार्टी में जमीन आसमान का फर्क। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खास करके अभी आपको मालूम होगा कि जो जितनी भी विधानसभा 243 पूरे बिहार के अंदर में, सारे विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो चयनित होगा वो आवेदन ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से होगा और स्पेशल उसके लिए एक टीम गठित किया है और खास करके उस टीम के माध्यम से वो चयनित करेगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि रेस में जो दौड़ने वाला घोड़ा होगा उसी को, जो दौड़ने वाला घोड़ा है उसको रेस में रखेगा, जो शादी वाला घोड़ा है उसको शादी में रखेगा। और खास करके हर तरह का इस बार पार्टी ने बहुत तरह का बहुत चीज जवाबदेही दिया है कि प्रत्याशी को जो उस चीज में आएगा तो मुझे उम्मीद है कि उसको प्राथमिकता मिलेगी। जी 2020 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया गया था, उसमें आप कहां पर थे? दूसरा अभी जो है 2025 के चुनाव में माई बहन मान योजना पर भी जोर दिया गया है, मेंबर बनाने की बात कही गई है, उस टाइम आप कहां पर थे और आज कहां पर हैं? मैं आपको बड़ी खुशी की और बड़ी बेहतर बात रखे कि 2020 में जो सदस्यता अभियान जो डिजिटल के माध्यम से था पूरे बिहार के अंदर में मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अच्छा। और उस सप्ताह का पहला स्थान जिस समय हुआ था और मुझे पार्टी ने इनाम दिया। पार्टी ने क्या इनाम दिया? मुझे पीसीसी डेलीगेट बना के भेजा और खास करके पीसीसी डेलीगेट उसी के माध्यम से मुझे इनाम में मिला। और खास करके जो मेहनत करने वाला होता है उसको पार्टी कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे देता है। और अभी आपने एक चीज माई बहन मान योजना के तहत ये हमारे राहुल गांधी की ख्वाब है और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ और महागठबंधन इंडिया गठबंधन की जितने साथी वो भी लगे हुए हैं। खास करके ये योजना आप देख रहे होंगे कि तेलंगाना हो, हिमाचल हो और क्या कहते हैं कर्नाटका हो, ये सब के, और क्या कहते हैं झारखंड में हो, जो हमारी सरकार ने जो कहा उसने किया। ये मोदी जी की तरह जो है बेईमानी नहीं है कि 15 लाख रुपया हम भेजेंगे और जमीन पे 15 रुपया भी नहीं भेजा। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करता है और जो उम्मीद है कि माई बहन योजना जो हमारी माता और बहनों को, और जो अभी आप देख रहे होंगे कि एक इंकलाब आया हुआ है, जनसैलाब आया हुआ है और हर धर्म हर मजहब के लोग उसको एकदम जो है कि पहले कदम में आ करके उसको उस योजना का लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं और हम जैसे कार्यकर्ता उसको लाभ देने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी जो संगठन के लोग हैं, सब इसमें लगे हुए हैं और इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं उसमें, और एक ही उद्देश्य है कि इस मरतबा हम लोग जो है डबल इंजन की सरकार को हर हालत में उखाड़ के फेंकेंगे और हम सब मिलकर के इस योजना को आम जनता जो अंतिम पड़ाव तक है वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जी अभी 5 सीटों पर उपचुनाव हुआ जिसमें 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपना परचम लहराया, 1 सीट बीजेपी के खाते में गया। इसको कैसे देखते हैं? ये तो बहुत अच्छा है। आप देखिए ये तो समझिए कि ट्रेलर है, फिल्म तो बिहार दिखाएगा 2025 में और हमको उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को जनता समझ चुकी है। इस मरतबा हमको उम्मीद है 100%
कि जनता इस सरकार से उब चुकी है, जनता हर हालत में बदलाव चाहती है, जनता जो है इस सरकार से तंग आ गया है और हर हालत में इस सरकार को उखाड़ के हम लोग फेंकेंगे। जी, ये बताइए कि आप पार्टी के पुराने सिपाही हैं, क्या पार्टी आपके समर्पण को पहचान नहीं रही? एकदम पहचान रही और मुझे उम्मीद है अगर पहचान नहीं रही होगी तो कल का मैं जो है आपको 27 तारीख को मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी पूर्णिया प्रमंडल के अंदर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के एक बहुत बड़ी बैठक हुई गोकुल आश्रम में, और उसमें मुझ जैसा कार्यकर्ता को प्रमंडल का प्रभारी बनाकर भेजना ये हमारे सौभाग्य की बात है। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि पूर्णिया कमिश्नरी के अंदर में सारे कांग्रेस पार्टी के जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और जो मेन कांग्रेस के थे सबके सब आए, और आने वाला जो 20 या 21 तारीख को इस सीमांचल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इमरान प्रताप जी आ रहे हैं, जो माननीय राज्यसभा सदस्य हैं, और वो आकर के जमीन पे जनता के हित के सदन से सड़क से लेके सदन तक वो लड़ ही रहे हैं। अब जमीन पे आकर के हम लोगों को इस सरकार के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे, और उनके नेतृत्व में जैसे आपको बताना चाहता हूं माननीय राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप जी और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी बिहार के अल्लावरू जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं राजेश राम जी आएंगे, हमारे डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष उमेर खान साहब रहेंगे, और प्रभारी हमारे शाहनवाज साहब रहेंगे, इसी तरह शीर्ष नेता शकील साहब रहेंगे, तारिक साहब रहेंगे, बहुत सारे शीर्ष नेता जो है इस सीमांचल के अंदर में आने वाला 20 और 21 जुलाई से हम लोग जो पैदल यात्रा करेंगे, और इमरान प्रताप और राष्ट्रीय नेता के साथ हम सब कांग्रेस जन उसके साथ हम लोग पैदल यात्रा करके इस सरकार के खिलाफ में हम लोग संघर्ष करेंगे, और हर हालत में हम लोग यहाँ सीमांचल के अंदर में ही नहीं पूरे बिहार के अंदर में इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस पार्टी मजबूत है और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जी, इस बार आप फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या कांग्रेस से ही उम्मीद है या किसी और विकल्प पर भी बात चल रही है? जैसे आपको बताना चाहता हूं कि हर कांग्रेस का एक छोटा सा भी सिपाही है, छोटा सा भी कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, मेरा संविधान। आप देखे होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये चुनाव में भी कैंडिडेट हुआ था खड़गे साहब के खिलाफ में शशि थरूर जी। तो इसी तरह आवेदन पार्टी के प्लेटफॉर्म में हम लोग आवेदन दिए हैं, और पार्टी का जो भी फैसला होगा, पार्टी का मैं फिर से दोहरा रहा हूं, शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा मैं इस पे तैयार हूं। दूसरा विकल्प है जनता। जनता मालिक है और जनता का फैसला सर्वोपरि है। समय आने दीजिए, परिस्थिति आने दीजिए, और जनता का जो फैसला होगा उस फैसला पे मैं अडिग रहूंगा। और मैं दूसरा सवाल आपके, मैं किसी पार्टी में जाने वाले निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म में हूं और रहूंगा। हर हाल में कांग्रेस से ही रहना, हर हालत में कांग्रेस दे ना दे, अब मजबूती से कांग्रेस में अंतिम पड़ाव तक कांग्रेस की झंडा के तहत रहूंगा। ये बताइए कि बार बार टिकट न मिलने के बावजूद क्या आपके क्षेत्र की जनता अभी भी आपके साथ है? वो तो आप देख ही रहे हैं, जनता सर्वोपरि है। जनता के बीच में रहने वाला हूँ, जनता के सुख दुख में रहने वाला हूँ, जनता के साथ हमेशा रहता हूँ, हमेशा। चाहे आप NRCC A का लीजिए, ट्रिपल ट्रैक का लीजिए, आप देखेंगे, आप मेरे गांव के बगल के रहने वाले हैं, आप देखेंगे कि जनसलाब हम लोग मदनी नगर गोरी चौक से CA/NRC का एक पहला झंडा उठाने वाला, पहला नरेंद्र मोदी को पुतला जलाने वाला यही मासूम रजा था। और आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं सरकार के खिलाफ कई मरतबा संघर्ष किया, मेरे ऊपर पे कई मरतबा FIR, मैं डरने वाला नहीं हूं। और कांग्रेस पार्टी के हित में
हमेशा रहता हूं। और जनता के भी, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे वो ब्लॉक का मामला हो, चाहे वो नगर परिषद का मामला हो, चाहे अनुमंडल का मामला हो, जनता का जब भी कोई मामला होता है सबसे पहले मासूम रजा रहता है, तब कोई और नेता आता है। एनआरसी सीएए में बड़ी तादाद में लोग आए थे, कैसे ये आपने इकट्ठा किया था इतने लोगों को, जो इनके विरोध में जो आप लोगों ने मार्च किया था? देखिए, जब आपकी नीयत साफ होगी, ऊपर वाला मदद। घोड़ी चौक के पास वो मैदान भर गया था। आज भी गवाह है, कई साथी मिलकर, ज्यादा नहीं, 2-4-5 साथी मिल करके, जिसकी रहनुमाई मुझ जैसा आदमी और जनता के प्यार और मोहब्बत के साथ लाखों का मजमा और सिस्टमेटिक के तहत आप देखे होंगे टाउन हॉल के अंदर में हम लोग लाए और इस सरकार के खिलाफ, एनआरसी सीएए के खिलाफ, और पहला जो मदनी नगर से हम लोग खरिया बस्ती से लेकर के टाउन हॉल के अंदर में लगाया, और शहर को आप देखे होंगे उस दिन याद होगा, इतिहास गवाह है कि अररिया उस दिन शहर अस्त हुआ, हर जगह एनआरसी सीएए के खिलाफ हम लोग इकट्ठा हुए थे। तो हम लोग डरने वाले नहीं है, जनता के साथ रहने वाले हैं, जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ। जी, ये बताइए कि इस बार भी टिकट नहीं मिला तो आपकी आगे की राजनीति रणनीति क्या होगी? देखिए, जहां तक मैं पहले ही कह चुका हूं, टिकट कांग्रेस पार्टी में एक उम्मीद की किरण है, और मुझे उम्मीद है कि मुझ जैसा कार्यकर्ता 35 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की नीति, कांग्रेस पार्टी का हर चीज में हम साथ हैं और साथ रहेंगे। तो इस मरतबा बहुत सारी चीज पार्टी के अंदर में चेंजिंग होने वाला है, और उम्मीद है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को पार्टी टिकट की उम्मीदवारी के अंदर में मुझ जैसे कार्यकर्ता को देना चाहिए। फैसला फिर शीर्ष नेतृत्व है, उसका जो फैसला होगा, उन्हें के बाद जनता का जो फैसला का, जो सबसे बड़ी मालिक है अदालत है, जनता का जो फैसला होगा उस जनता के साथ। जी, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि टिकट के लिए योग्यताओं से ज्यादा पैरवी, जातीय समीकरण या गुटबाजी का असर रहता है? देखिए, आज की जो हालात है, खास करके सियासत में पहले नहीं था, अब तो जातिवाद हो गया, और कहीं ना कहीं उस जातिवाद की वजह से मुझ जैसा कार्यकर्ता कमजोर हो रहा है। और आज जो स्थिति है, क्योंकि पहले और हमारे आज की जो कांग्रेस पार्टी, वो राहुल गांधी की पार्टी, संघर्ष की, और जन जन के नेता माननीय राहुल गांधी जी का, खास करके जो अभी जो पूरे बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और भारत की बात कर रहा हूं, पार्टी के बहुत ऐसी चीज को चेंजिंग किया है। पार्टी मुझ जैसा कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता को पार्टी अब पहचान रही है। इसलिए पार्टी से हम हटके नहीं है जी। पार्टी का जो फैसला होगा, पार्टी का हर फैसला मुझे मंजूर है। ये बताइए कि जनता अगर आपको मौका देती है, अगर इस बार आपको कांग्रेस टिकट देती है और जनता मौका देती है, विधायक बनाती है, आपको असेंबली भेजती है जनता, तो आप अररिया के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? सबसे बड़ी सुधार करना चाहेंगे? सबसे बड़ी, अगर जनता या पार्टी, अगर मुझ जैसे कार्यकर्ता अगर विधायक बन जाते हैं, मेरा अररिया जिला के, तो मैं अररिया का, मैं बचपन से लेकर के अररिया को मैं देख रहा हूं। अररिया की जो आंसू है पोंछने वाला नहीं। आप देख रहे होंगे सीमांचल के अंदर में दिल्ली के जाने वाला हमारे खास के पलायन, बहुत बेरोजगारी है, गरीबी, बाढ़ है, भ्रष्टाचार है। आज बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी तक हर जगह भ्रष्टाचार। मैं उसको रोकने का प्रयास करूंगा। हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज जो है हॉस्पिटल के अंदर में कमी है। सरकार कहती है कि मैं हॉस्पिटल को एम्स की तरह बनाना चाहता हूं। मुझे अफसोस होता है, अररिया हॉस्पिटल में आप चले जाइए, अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ मामला है
तो वो लिखेगा हायर सेंटर। बिना पैसा का कुछ नहीं होता है। अगर एमएलए बन जाता हूं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, किसान का जो मामला है, किसान पसीना लगा के काम करते हैं, उचित मूल्य पे उसको कीमत नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं बिचौलिया बीच के अंदर में जाके खा लेते हैं। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अनेकों चीज है जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो होता है मैं उसको करने का प्रयास करूंगा। और जो चीज खास करके भ्रष्टाचार है, अगर नहीं रुकेगा तो आम जनता को लेकर के उस प्रशासन के खिलाफ मैं आम जनता को लेकर, जनता मालिक है, जनता के साथ बैठूंगा और अंतिम लड़ाई तक जनता की जो बात होगी उसको लेकर हर हालत में दूंगा। अगर नहीं करेगा तब तक मैं अनिश्चित काल उसके खिलाफ लड़ता रहूंगा। आपने इतनी चीजों की बात कही, आपने शिक्षा पर जोर नहीं डाला। क्या लगता है शिक्षा में कोई सुधार की जरूरत? देखिए, शिक्षा में बहुत जरूरी है। खास करके मैं आपको शिक्षा आपको बताना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार खासकर अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। जो स्कॉलरशिप मिलता था भारत सरकार हो बिहार से, उसको भी बंद कर दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो किशनगंज के अंदर में है, हमारे माननीय सांसद डॉक्टर जावेद साहब संघर्ष कर रहे अकेले। मैं अगर खास करके एमएलए बन जाता हूं तो शिक्षा पर भी मैं खास करके, अभी लीजिए हॉस्टल का लीजिए, अल्पसंख्यक वाला कल्याण का जितनी भी है छात्र छात्रा है, उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं सरकार मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर, मैं उसे देने का प्रयास। खास करके अररिया में शिक्षा स्टूडेंट में बहुत सारी जागरूकता है, उचित प्लेटफॉर्म की जरूरत है। पढ़ने में कमी नहीं, हमारे बच्चे, क्योंकि अगर ये उचित प्लेटफॉर्म अररिया जिला में हो जाएगा, क्यों वो राजस्थान जाएंगे, क्यों वो दिल्ली जाएंगे, क्यों वो पटना जाएंगे, क्यों वो कलकत्ता जाएंगे। वो अररिया में वो चीज अगर अवेलेबल हो जाएगा तो हमारा बच्चा हमारे समाज में पढ़ करके हमारा समाज का नाम रोशन करे। आपने माइनॉरिटी की बात कही, माइनॉरिटी हॉस्टल वर्षों से बना हुआ है और ताला लगा है उस पर। विधायक आपके हैं, कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पर, उसका मामला अभी तक सुलझाया नहीं। देखिए, कैसे देखते हैं? ये उस समय से मामला माननीय तस्लीमुद्दीन साहब की जमाने की मामला है, और मुझे मालूम है कि उस जमीन जो जहां पे बनाया गया वो गलत था। वो जमीन जो है कि वो अदालत में मामला है, केस मुकदमा में, इसीलिए रुका हुआ है। और वो जमीन का चयन ही गलत था, वहां पे नहीं होना चाहिए। किसने चयन किया इसका? उस समय का जो वरीय पदाधिकारी होंगे, जो माननीय हमारे लोग होंगे, वो लोग चयन किए होंगे। और उसके समझिए कि कहीं ना कहीं समझते हैं कि वो किस परिस्थिति में क्यों वहां पे किए, तो उस समय भी वो लोग बताए। जी, आपने कहा कि सरकार ने माइनॉरिटी के कई सारे योजना जो है उन्होंने छीन लिया और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के साथ जो है विश्वासघात किया है। और बिहार सरकार, नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि हमने माइनॉरिटी के लिए बहुत काम किया है, जैसे कब्रिस्तान घेराबंदी हो या फिर तालीमी मरकज हो, और अभी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भी बनने जा रहा है। उन्होंने अररिया में मेडिकल कॉलेज भी दे दिया है, अल्पसंख्यक छात्रावास भी बेलवा में बनने जा रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार ने धोखा किया? देखिए, जहां तक कब्रिस्तान क्या नीतीश जी अपना पॉकेट से लगाया क्या, वो मेरा अधिकार। कब्रिस्तान शमशान घाट अब नहीं बनाया क्या, मरघट भी बनाया, मरघट भी बनाया, उसी तरह कब्रिस्तान बनाया। तो कब्रिस्तान से क्या विकास हो जाएगा क्या? आप मुझे पत्रकार महोदय बताइए, कब्रिस्तान से क्या विकास हो जाएगा? विकास अल्पसंख्यक, आपने एक चीज कहा कि अल्पसंख्यक विभाग के अंदर में देखिए कि कौन पदाधिकारी अल्पसंख्यक है। हमारे मुस्लिम भाई वहां पे मौजूद है, उनको नहीं बनाया गया। अल्पसंख्यक पदाधिकारी के अंदर में वो गैर मुस्लिम भाई को बनाया गया, जबकि अररिया के अंदर में मुस्लिम पदाधिकारी वहां मौजूद है। तो मेरा मानना यह है कि अल्पसंख्यक का मामला हो तो जहां अल्पसंख्यकों की बात होगी तो वहां मुस्लिम पदाधिकारी होनी चाहिए। अगर वहां नहीं है तब आप किसी पदाधिकारी को दे सकते हैं। जी, आपने एक चीज और कहा, विकास का। नीतीश जी क्या, तो नीतीश जी की सरकार जो 17 साल
जो महागठबंधन की सरकार थी उसमें विकास हुआ। 17 महीने 17 महीना अभी विकास कहाँ है? अभी बता दे कोई आम जनता की विकास हो रहा? विकास हो रहा। जो माननीय मुख्यमंत्री का जो सपा सालार है, जो उनके प्रशासनिक पदाधिकारी है, उनका विकास हो रहा। आम जनता का विकास बताइए ना जी। बता दीजिए हमको, अररिया के अंदर में जितने भी हॉस्टल खुले अभी खुल रहा है, उससे पहले क्यों नहीं खुला? 18 साल 19 साल के अंदर हो गया सरकार के, 20 साल होने जा रहा है नीतीश सरकार की, और यहाँ 45% मुस्लिम है। सिर्फ अररिया ही क्यों है? फॉरबिसन में क्यों नहीं बना है? जोकीहाट में क्यों नहीं बना है? रानीगंज में क्यों नहीं बना है? सिकटी में क्यों नहीं बना है? नरपतगंज में क्यों नहीं बना है? क्या सिर्फ मुसलमान सिर्फ अररिया ही में? क्या फॉरबिसन में नहीं है? वहां भी बनना चाहिए। जहां जहां मुसलमानों की आबादी है वहां वहां अल्पसंख्यक कल्याण और छात्रावास का जो है वहां बुनियाद रखनी चाहिए। और वहां के बच्चे को आप बना दिए, उसको चालू करवाइए, उसको चालू करवाइए। जो हमारे बच्चे घर के उसको वहां रखवाइए। कहाँ हो रहा है? आप देख लीजिए, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मुझे हाथी का 2 दांत होते हैं, एक दिखाने वाले एक खाने वाले। मुझे सिर्फ दिखाने में रखा, खाने वाला कोई है। SC ST का हॉस्टल चालू कर दिए, अल्पसंख्यक वाला क्यों नहीं किए? क्या वजह है? नहीं की, सिर्फ कहते मुसलमान को हमने ये किया। क्या किया आप हमको बताइए ना भाई। कब्रिस्तान, भाई कब्रिस्तान तो मान ले कि आप शमशान घाट का भी बनाए, अदर जो सबका बना तो उसी तरह मेरा भी बना। क्या इस देश का स्पेशल पैकेज नहीं? स्पेशल पैकेज नहीं। मुसलमानों के लिए क्या किया हमको? एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को आप चालू नहीं करवा पाए। अगर आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अगर सच्चा हमदर्द मुसलमान का होते तो आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, आप क्यों नहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को चालू करवाए किशनगंज में? जो इस इलाके का बच्चा यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में जाकर नहीं पढ़ता वो किशनगंज में पढ़ता। जामिया मिल्लिया को क्यों नहीं लाया? अररिया में कई शाखा खुलवा देते, पूर्णिया में खुलवा देते। किस मुसलमानों की यहाँ 45% 42% आबादी है। स्पेशल पैकेज दिलवाइए, कहाँ दे रहे हैं? आप बोलते कुछ है करते कुछ। आपने कई सारी चीजें कही, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षा हो, इसके अलावा कई सारी बातें कही आपने। विधायक तो आपका है, 10 साल से लगातार विधायक हैं। क्या उन्होंने अपना जो उनका जो दायित्व था उनका वो नहीं कर पाए, उतना वो अपना उतर नहीं पाए क्या जमीन पर? ऐसा कुछ आपको लगता है? कैसे देखते हैं इनके 10 साल के? मान लो विधायक जी के बारे में तो उसी से आप पूछ लीजिए कि 10 साल में क्या किए या नहीं किए। आप ही के पार्टी के जवाब पार्टी के माननीय विधायक जी है, ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं किए हैं जी, विकास किए हैं। अब भाई क्या कि क्या क्या विकास किए तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। मगर हमारा ये कहना यह है कि महागठबंधन की सरकार में थे माननीय विधायक जी, और अभी दोनों होता है, कहीं ना कहीं सरकार सौतेला व्यवहार करता है। तो माननीय विधायक जी ही से पूछ सकते हैं कि क्या विकास किए हैं, कहाँ कहाँ किए हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। पार्टी में अभी आप AICC की बैठक में दिल्ली गए जी, क्या हुआ वहां पर? वहां पे हम लोग एक रणनीति तय हुई, और खास करके सौभाग्य की बात है कि जो 50 मुस्लिम रहनुमा पूरे बिहार से बुलाया गया था, और उस वरिष्ठ कांग्रेसी नेता में जिसमें मुझे भी बुलाया गया। मैं पार्टी के आला कमान का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे कार्यकर्ता को, खासकर इंदिरा भवन AICC का भी नया हेडक्वार्टर है, वहां पे मीटिंग हुई, और एक ही मुद्दा है, और हम लोग ने अपने उचित मुद्दे पे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये स्पष्ट कर दिए हैं कि हमारी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। सिर्फ सीमांचल ही में क्यों मुसलमान को टिकट दिया जाता है? सिर्फ सीमांचल को। इंडिया गठबंधन तो हम लोग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहे हैं कि कम से कम, हमारे डॉक्टर जावेद साहब ने स्पष्ट, माननीय सांसद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर पार्टी को 70 सीटें मिलती है तो 16 सीट मुसलमान को हर हालत में होना चाहिए। सीमांचल में भी हो, मगध में भी हो, सिवान में भी हो, गया में भी हो, औरंगाबाद में भी हो, सीतामढ़ी में भी हो, मधुबनी में भी हो, दरभंगा में भी हो, हर जगह होनी चाहिए। सिर्फ अभी हम लोग इस चीज का विरोध किए पार्टी के सिर्फ सीमांचल में नहीं, पूरे बिहार में जो है मुस्लिम जो हमारी 18% आबादी है उसको वहां हर जगह हमारा हक मिलना चाहिए।
जी। ये हम लोग स्पष्ट कर दिए और आला कमान भी हम लोगों को कहा है कि आप लोगों का हक तलफी किसी भी हालत में नहीं देगा होने के लिए। और उम्मीद है पहले के कांग्रेस पार्टी और अभी का कांग्रेस पार्टी में बहुत सारा चीज है, खास करके और हमारे जो जननायक हैं राहुल गांधी जी एक ही चीज कहते हैं कि काम करने वाले को पसंद करें, जो पार्टी के लिए वफादार है हम उसको पसंद करेंगे, पार्टी के लिए अगर बेवफा है तो मेरे घर से बाहर हो जाए, स्वतंत्र। अररिया प्रखंड की अगर बात करें, प्रखंड कार्यालय अलग ब्लॉक जाते हैं तो वहां पर सुनने में आता है कि बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार है, क्या आप मानते हैं इसको? एकदम मानते हैं। खत्म करना किसकी जिम्मेदारी है? ये यहाँ के प्रशासनिक और माननीय लोग जो लोग हैं, चाहे वो हमारे विधायक जी हो, चाहे वो एमपी साहब हो, और चाहे माननीय मुखिया जी हो, माननीय सरपंच जी हो, चाहे माननीय प्रमुख साहब हो, ये सबकी जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है इस भ्रष्टाचार को खत्म करना। ये भ्रष्टाचार अररिया ही ब्लॉक नहीं, पूरे बिहार की बात हम कर रहे हैं जी, कि बिना पैसा का कुछ नहीं होगा। और इतना ज्यादा इस डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है। आम जनता जब एमपी एमएलए की बात नहीं सुन रहा है तो जनता की क्या बात सुनेगा? यहाँ के क्या आप मानते हैं कि अफसरशाही चल रहा है? एकदम 100% आप देखे होंगे अभी की सरकार जी, और महागठबंधन की सरकार जो पिछले तेजस्वी जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारे महागठबंधन और तभी की सरकार में की जमीन आसमान की फर्क है। अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? हम लोग तो ये तो पार्टी अलायंस हम लोगों का जो है वो चयनित करेंगे। हमारे जो इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है और वो चयनित करेंगे कि पार्टी के मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है जी। इससे पहले हरियाणा में भी ऐसे ही हुआ था, महाराष्ट्र में भी उन्होंने दिखाया था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बिहार में भी दिखाया जा रहा है, लेकिन उन दोनों जगह में बहुत उसका उलट दिखा। बिहार को किस तरह से देखना है? देखिए, हमें तो डर है जी, खास करके अभी आप देखिए कि निर्वाचन आयोग ने एक फार्मूला जाहिर कर दिया वोटर लिस्ट को लेकर, कहता पुनः करा 1987 से लेकर 2004 तक जो लोग थे उसके पूर्वज का खतियान है, वो तो हमें खदशा लग रहा है। ये समझिए टेलर है, खास करके मुस्लिम वोट के साथ ये सौतेला है। और निर्वाचन आयोग की नीयत पे मुझे शक है। और जो सी वोटर की बात कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र भी जीत रहे थे, हरियाणा भी जीत रहे थे, छत्तीसगढ़ भी जीत रहे थे, क्योंकि मेरे साथ वहां बेईमानी हुआ। नीचे से लेके ऊपर तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसके खिलाफ संघर्ष अभी तक कर रहे हैं, सड़क से लेके सदन तक, माननीय कोर्ट तक गए और कोई सुनने वाला नहीं। और इस तरह का रहा, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो ये कि अंतिम चुनाव होगा, जैसा लग रहा है ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार सरकार का जो स्थिति लग रहा है, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि ये अंतिम चुनाव। और जब तक आम जनता से हम अपील करते हैं कि इसका विरोध करें और पुरजोर विरोध करें, क्योंकि कि नया नया रूल अब यही चीज करना था तो 6 महीना पहले क्यों नहीं किए? 2 महीना इलेक्शन का बाकी, आप अभी आप जो है कि फरमान जारी कर रहे हैं। ये तो समझिए कि हम लोगों के साथ, खास करके इंडिया गठबंधन के जितने भी अलायंस पार्टी है, सबको इत्तेहाद हो करके इस फरमान के खिलाफ सड़क से लेके सदन, सदन से लेके माननीय कोर्ट तक हम लोग इसके खिलाफ करें। और ये फॉर्मूला हम लोग हरगिज लागू नहीं करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग आप घोषणा कर देते हैं। अभी भाई कहां से लाएगा? अभी आपका बीएलओ, अब जैसे मेरे ही बूथ पे लीजिए, मेरे यहाँ 5 वोटर सिर्फ 3 ही बीएलओ है, 2 बीएलओ नहीं है। तो आप पहले संसाधन मुहैया कराइए, उसके बाद आप अपना फरमान जारी कीजिए। आप पहले क्या कर रहे हैं? फरमान जारी कर रहे हैं, आपके पास ना कर्मचारी है ना बीएलओ है। अब मान्य किसी को अगर हम लोग वरीय पदाधिकारी को फोन करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है और हम लोग हर हालत में, जनता हम लोगों के साथ है,
जनता के साथ हम लोग इस खास करके राज्य निर्वाचन आयोग ने खास करके जो फरमान जारी किया है उसके विरोध हम लोग करेंगे। अंत में जाते जाते एक आखिरी सवाल, 2025 विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में इंडिया गठबंधन कितने सीट ला रही है, क्या अनुमान है आपका? मुझे तो उम्मीद है कि 200 सीट लाएंगे, 200 सीट। चलिए क्षेत्र के अंदर में इस सरकार का नाम सुनना नहीं चाहता है। अच्छा, इतनी महंगाई कर दिया है, सब जगह जो है जी देखिए, बोले कुछ कर रहे हैं कुछ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपया दे, 15 रुपया भी नहीं आया। नीतीश कुमार जिस तरह से सेक्युलर नेता माने जाते थे, वक्फ संशोधन बिल में वो भाजपा के साथ चले गए, वोट डाल दिया उन्होंने, क्या लगता है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा अल्पसंख्यक के? देखिए, शोहरत, नीतीश जी अच्छे लीडर हैं, खास करके वो समाजवादी नेता है, बहुत अच्छे बिहार को चलाए भी, मगर जब से ये भाजपा के सरकार में गए मानसिक संतुलन इसका बिगड़ गया। अच्छा, हाँ, और जो वो कहते हैं वो सुनते हैं। जब जिसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया तो उसके बारे में चर्चा करना तो हम समझते फालतू है। और माननीय नीतीश जी जो खासकर वक्फ बिल के खिलाफ, जो खासकर ललन सिंह जो उंगली चमका चमका के भरपूर वो सदन में जो किए हैं, ललन सिंह जी, संजय झा जी, नीतीश बाबू, वक्त का इंतजार कीजिए आप। वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है। सही वक्त पे ये हम लोग 18% वाले आबादी है, सही समय पे सही फैसला लेंगे और आखिरी आपको जड़ तक जहां से आए थे वहीं उखाड़ के फेंकेगा। ये हम लोगों का। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।